नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने फिजिक्स का 12th क्लास वाले बच्चों के लिए और एक खास अनाउंसमेंट के साथ। पहले तो पढ़ाई कर लेते हैं कि ये डेमो वीडियो है। रियल वीडियो जो है, रियल वीडियो भी नहीं, रियल क्लासेस जो है आपकी 1 नवंबर से आयोजित की जा रही हैं, जो कि 120 घंटों का एक कंपाइलेशन होगा। नवंबर और दिसंबर में वो पूरे के पूरे 120 घंटों के लेक्चर मैं स्वयं लेने वाला हूँ और उसमें जो है हम पूरी की पूरी 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। साथ में जो है 4-5 सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक डेमो वीडियो के साथ। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका चार्जेस का फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स अ करंट। फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस अ करंट। करंट को हम बोल सकते हैं चार्ज के फ्लो होने को, चार्ज इन मोशन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को चलने के लिए जो है उसे कैरियर चाहिए। जिसे कैरियर चाहिए, करंट कैरियर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सॉलिड में अलग होते हैं, लिक्विड में अलग होते हैं, गैसेस में अलग होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? सॉलिड में करंट कैरियर्स कुछ अलग होंगे, लिक्विड में करंट कैरियर्स कुछ अलग होंगे, गैसेस में करंट कैरियर्स कुछ अलग होंगे। सबसे पहले कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में करंट कैरियर्स क्या होंगे? कंडक्टर्स में क्या होंगे करंट कैरियर्स? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर में तो करंट चलता ही नहीं है। इंसुलेटर की तो परिभाषा यही है कि इसमें जो है करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसमें करंट कैरियर्स एब्सेंट होंगे, नॉट फाउंड। करंट कैरियर नॉट फाउंड। ठीक है। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, अर्धचालक की बात करूं, तो इसमें जो है ये आप जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, कि इसमें जो है या तो होल्स होते हैं करंट कैरियर या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके या तो होल्स होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बस अभी ये ध्यान में रखना। इन कंडक्टर current carriers are electron, in insulator current carriers are not found, in semiconductor current carriers are holes and electron। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो फिर लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में देखिए, लिक्विड वैसे तो बहुत कम लिक्विड होते हैं जो कि करंट, जिसमें जो है करंट कैरियर्स होते हैं। करंट कैरियर्स उनमें क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स। और जिनमें जो है करंट कैरियर होते हैं उन लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में जो है करंट कैरियर्स होते हैं और उन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट कैरियर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो आयंस जो डिसोसिएट होकर जो है करंट कैरियर का काम करते हैं लिक्विड के केस में। सॉलिड के केस में क्या होते हैं करंट कैरियर? पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इन गैसेस। तो मेरा पहला सवाल आप नोट कीजिए, व्हाट आर करंट कैरियर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए जो है मैंने लिया है जिससे कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस होगी, पेपर में आप लिख पाएंगे। तो नोट करके उसका आंसर भी अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। अगला टॉपिक, अगला है इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट is nothing but flow of charge per unit time। flow of charge q by t। flow of charge per unit time। flow of charge per unit time from any cross sectional area। ठीक है। मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें जो है कितने चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं इसकी सरफेस में। ठीक है। तो कितने चार्ज इसके सरफेस पे फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम और कितना समय लगा रहे हैं। ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है। तो कूलाम पर सेकंड हो रहा है, लेकिन करंट की स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट जो है क्या होती है? वो होती है आपकी एम्पियर। तो करंट की एसआई यूनिट तो होगी एम्पियर, चार्ज की कूलाम होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो कूलाम पर सेकंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन बनाओगे तो व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट द चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है।
अच्छा, अगला चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, ये सवाल मेरा आपसे जो है इसका उत्तर तो मैं बता दूंगा कि स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, लेकिन ये आप सवाल अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि जो है व्हाइल इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नोट करिए सवाल कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी व्हाइल इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उत्तर क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको हम स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, ये हम कैसे बोल सकते हैं? हम आगे पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ में कि जितना इनकमिंग करंट आएगा उतना ही करंट जो है किसी जंक्शन से जाता है। If this is I1 coming from this side, then I current is coming from this side, then outgoing current will be such that if it is I1 and this is I2, then I is equal to I1 plus I2। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ जो है किरचॉफ का लॉ है ये, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो क्या है इसमें कि जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है, जबकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? अगर आपने फोर्स के केस में पढ़ा होगा तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यही पढ़ा है हमने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चाहे वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, तो उनमें जो है थीटा आता है। यहाँ तो कोई थीटा है नहीं, ये तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है करंट जो है लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन को फॉलो नहीं करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है करंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ करंट, करंट कितने टाइप्स के होते हैं? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुका है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स, एंड व्हाट इज मैथमेटिक, हाउ वी डिफाइन मैथमेटिकली एज अ करंट, एंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ करंट विच इज एम्पियर, व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट वी हैव डिस्कस्ड इट टिल नाउ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट what is direct current, what is alternating current and what is varying current, ठीक है। तो टाइप ऑफ करंट में पहले मैंने बोला है डायरेक्ट करंट, डीसी माने डायरेक्ट करंट, ठीक। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में क्या होगा आपका कि जो है करंट जो है टाइम के साथ साथ जो है चेंज नहीं होता है, एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। करंट टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है और एक कांस्टेंट क्वांटिटी बनी रहती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो ना ये पोलैरिटी चेंज करेगी और ना ही ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, ठीक है। तो अगर मैं बोल लूँ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि अगर ये करंट है और ये टाइम है, ठीक है, अगर ये करंट है ये टाइम है, तो ये टाइम के साथ साथ ये अपनी पोलैरिटी भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। तो इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या एज टाइम elapses द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड इट्स पोलैरिटी विल बी चेंज, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका वेरिंग करंट। वेरिंग करंट क्या होता है? वेरिंग करंट आप ये समझिए, ये आपका करंट है, मान लीजिए इस एक्सिस पे, इधर आपका टाइम है, तो वेरिंग करंट ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ साथ या तो बढ़ रहा है या फिर टाइम के साथ साथ ऐसे ऐसे करके जा रहा है। इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, बस मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो हमने अब टाइप ऑफ करंट में 3 टाइप के करंट पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट करंट, इट हैव नो मैग्नीट्यूड, इट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। एसी के केस में पोलैरिटी चेंज करेगा, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, ठीक है, पोलैरिटी चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। वेरिंग करंट के केस में पोलैरिटी भी सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है। अगला टर्म इसमें एक और चीज याद रख लीजिएगा,
फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्ट करंट के केस में, अभी आप आगे पढ़ोगे, फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्ट करंट के केस में 0 होती है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल जो है पर यूनिट टाइम में प्रति सेकंड में यहाँ पे से निकल रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी साइकिल्स आर पासिंग विद इन अ सेकेंड, तो विद इन अ सेकेंड इसमें कितने साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन 0। अल्टरनेटिंग करंट के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अब देखिए एक साइकिल एक बारी में, फिर एक साइकिल ये है, तो एक सेकंड में इंडिया में जो है 50 बार जो है इसकी ये जो है अपनी एक साइकिल पूरी करता है 50 बार एक सेकंड में। तो एक सेकंड में 50 बार जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया इन केस ऑफ एसी, ठीक है। एसी में ही होगी फ्रीक्वेंसी, और वो भी कितनी होगी, इंडिया में ये 50 हर्ट्ज होती है, और जो है यूरोपियन कंट्रीज में वो 60 हर्ट्ज होती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज होगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज रहेगी आपकी इंडिया में, 60 हर्ट्ज रहेगी आपकी यूरोपियन कंट्रीज में। अच्छा, 50 हर्ट्ज का मतलब मैंने बोला 50 बार एक सेकंड में जो है वो अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि आपके घर में जो कोई भी बल्ब हो, तो उस बल्ब में जो है 50 बार जो है एक सेकंड में जो है वो करंट जो है पास हो जाता है। ये भी आप कह सकते हो कि बल्ब जो है एक सेकंड में 50 बार बंद खुला हो रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली टेक्निकल तरीके से हम ये बोलेंगे कि 50 बार जो है वहाँ पे से करंट पास हो रही है एक सेकंड में, जो कि आपको अपनी आंखों से पता नहीं लगा सकते कितनी बार गई कितनी बार नहीं गई, ठीक है। तो ये बात है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी है ये, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है विच इज एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। मतलब क्या है ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में है, इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, तो करंट भी किधर होगा, इधर को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर को होगा, इधर को होगा। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, उसके अपोजिट जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, ये ध्यान में रखना है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही करंट होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, कि ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज करंट, ठीक है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब क्यू क्या है, वहाँ क्या था, वहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू ई इंटू ई, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ई इंटू ई हो जाएगा, F इज इक्वल टू ई। आपको दूसरा पता ही है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो दो इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, F इज इक्वल टू ई एंड F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख लूँ तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, ma बराबर ई, तो m नीचे चले जाएगा तो ई अपॉन m हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन m, ठीक है। आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है मैंने, कुछ हवा में नहीं लिखा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब मेरे को निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सपोज आई एम कंसीडरिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज vd, तो अगर मैं vd कर रहा हूँ कंसीडर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को u इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 होगी। मान लीजिए ये इसका एक डायग्राम भी बना लीजिएगा कि ये एक कोई कंडक्टर है, इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट में जो है करंट भी जा रही है, और इसके ही अपोजिट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड है, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने बैटरी से
कनेक्ट कर रखा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इधर को है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर को है, ठीक है। और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या है, वीडी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उस टाइम जब तक मैंने यहाँ से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था यहाँ से, जब तक मैंने ये स्विच ऑन ही नहीं किया था यहाँ से, तब तक तो वेलोसिटी 0 थी ना। जैसे मैंने स्विच ऑन किया तब जाके वेलोसिटी आई, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो वीडी इज इक्वल टू at, एक्सेलरेशन एज वी कैलकुलेटेड above E अपॉन m। तो E अपॉन m तो यहाँ से आ चुका है एक्सेलरेशन की वैल्यू। टाइम हमारे पास ये है जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइम, ठीक है। तो Vd का एक एक्सप्रेशन आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आया, Vd इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी कुछ नहीं होगा, मोबिलिटी विल बी डिफाइंड एज Vd अपॉन E। तो Vd क्या है हमारा आ रखा, E कैपिटल E अपॉन m इंटू टी। अब देखिए, और अपॉन में क्या होगा, E भी तो होगा मोबिलिटी। अब मोबिलिटी E से E कैंसिल हो जाएगा, तो E टाउ अपॉन m इज इक्वल टू मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आज ज़्यादा टाइम है नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं तो हमने अभी जो है करंट के साथ जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना था, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। R क्या है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर मैं जो है इन दोनों के बीच में ग्राफ इस्टेब्लिश करना चाहूँ, तो I इधर होगा, V इधर होगा, और जो है इन दोनों के V, जितना मैं अब वोल्टेज बढ़ाते जाऊँगा उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट ऐसे बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस ऐसा आएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली थीटा है ना, थीटा ही तो है रेजिस्टेंस, दिस इज R, रेजिस्टेंस इज R। तो I करंट में जितना बढ़ाऊंगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, या जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना करंट बढ़ेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ एक ये है A, मान लीजिए A मेटल है, ठीक है, और ये मान लीजिए B मेटल है, तो इन दोनों में किसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, जिनका ये एंगल वोल्टेज के साथ जो ये एंगल है ना, वो जिनका ज़्यादा होगा उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका एंगल ज़्यादा होगा, सॉरी उल्टा हो चुका है, यहाँ V होगा, यहाँ I होगा, यहाँ V होगा, यहाँ I होगा। तो I के साथ जो एंगल, I के साथ एंगल मेजर करना है आपको, तो I के साथ जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी। अब B का एंगल जो है I के साथ ज़्यादा है, A का एंगल जो है I के साथ कम है, तो किसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेसिस्टिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन रेसिस्टिविटी ऑफ A। ये ध्यान में रखिएगा। आपको ग्राफ ऐसा करके भी दे सकता हो कि इधर V बना देगा, इधर I बना देगा, और यहाँ पे A लिख लेगा, यहाँ पे B लिख लेगा। अब बताइए किसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो I के साथ एंगल देखना है आपको, तो किसकी ज़्यादा है, एंगल किसका ज़्यादा है, B का ज़्यादा है, तो इसके केस में भी V रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। तो आपको एंगल जो है इसके साथ देखना है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑफलाइन में जुड़िए, ऑनलाइन में बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, और हम लोग अभी ऑनलाइन के ऐसे चैंपियन तो है नहीं कि रोज़ जो है आपको क्लास लेके, बहुत मेहनत लगती है ऑनलाइन वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ऑफलाइन जुड़िए हमारे साथ, हम बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपको फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। और जो है नवंबर कौन हमारे साथ जुड़ सकता है, जो कि कोटद्वार के रहने वाले हैं, कोटद्वार के रहने वाले हैं, देवी रोड में क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, और जो है चार्ज भी हम बता देंगे आपको, हमारे साथ मुझे मेल कर दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो के नीचे लिख लूँगा, तो मुझे कॉल कीजिए, जुड़िए मेरे साथ 1 नवंबर से, और 1 जनवरी के बीच में हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।